हेलो गाइस आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है सीडीपी की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। सीडीपी के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो समावेशी की कक्षा होती है उसमें एक टीचर की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है कि बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे की भावी व्यवसाय को जान सके। एक शिक्षिका का तो ये तो मतलब नहीं होता है ना कि वो प्रत्येक बच्चे से पूछे कि उसके माता पिता क्या करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही हो, या यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, और कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे को अवसर मिल रहा है, किसे, बच्चे को। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। यानी कि जो आपकी कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर, उन्हें सजा देकर कर सकते हैं, या बच्चों को सूचनाएं लिखा कर कि उन्हें याद करने को कहें, या फिर उन्हें याद करने के लिए कहकर आप उनकी धारणाओं को चेंज कर सकते हैं, या तथ्यात्मक जानकारी देकर उनकी तुम अवधारणाओं को बदल सकते हो, या अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दें। क्या करें, बच्चों को अपनी समझ का अवसर दें, किसे, बच्चे को। और सीटेट का मेन पॉइंट क्या है, बच्चे। अगर बच्चे जिस ऑप्शन में केंद्र में है वो आंसर हमारा हमेशा ही सही होगा। तो इसमें क्या, बच्चे को प्राथमिकता दी गई है इस ऑप्शन में, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि यानी कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ते हैं, जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ते हैं उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो जो यह रणनीति जिसने अपनाई है वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगी। क्यों, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी, या यह संभवतः है बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है, या जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा ये कि यह संभवतः है कि बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। यानी कि अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ाना है तो काम ना करे, इसमें आगे ना। और ये पुस्तकों को अगर किसी भी हम चीज़ को केवल में, अगर सीटेट में आपके किसी ऑप्शन में केवल आ जाए ना तो वो आंसर हमेशा गलत होता है। और इसमें कम ही पूछा है, क्या पूछा है, काम ना करे, तो नेगेटिव पूछा है ना, तो ये वाला हमारा हो जाएगा ऑप्शन इसका सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। यानी कि कोई कक्षा होती है उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। यानी कि उन्हें सीखने के लिए एक विश्वास पात्री और विश्वास स्थितियों को जुटाना जो एकदम सही हो, और उसके बाद शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन, यानी कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें पूरी छूट होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं। उनकी जो सोचने की क्षमता है वो उसके हिसाब से स्वतंत्र चिंतन कर सकते हैं। यह समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बांधे रखना, या अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, या सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि जब बच्चों को हम खुली छूट देते हैं कि तुम अपने हिसाब से क्या कहते हैं चिंतन करो, उसके बारे में सोचो, विचार विमर्श करो, तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। क्योंकि उसे अब सारी चिंतन उसका ओढ़ रहा होता है। कैसा, अब सारी, क्योंकि वो एक ही चीज़ को बहुत सारी जगहों पर जाकर सीखेगा। कैसे, वो एक ही ज्ञान को बहुत सारी जगहों से क्या कहते हैं उसे कनेक्ट कर सीखेगा। कैसे कि क्या कहते हैं खाना, तो खाने के यूज क्या क्या है, तो वो बहुत तरीके से सीखेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर सही, क्योंकि इसमें बच्चों को प्राथमिकता दी गई, और जिस भी आंसर में बच्चे को प्राथमिकता दी जाती है वो सीटेट में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। अगर इसमें पॉजिटिव पूछा है तो बच्चा, अगर जिसमें क्या कहते हैं बच्चा केंद्र में है और बच्चे को प्राथमिकता दी गई है तो सीटेट में वो आंसर हमेशा सही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में उपयुक्त है। यानी कि इनमें से वह कौन सा कथन है जो बच्चे जो त्रुटि करते हैं, बच्चे जो गलतियां करती हैं उसके बारे में उपयुक्त है। तो पहला है कि बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड
तो ये कठोर दंड आ गया, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है। जिसमें भी कठोर दंड आ जाए वो आंसर हमारा कभी हो ही नहीं सकता। फिर है कि गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षिका का अनुकरण करना चाहिए। तो रटंत विद्या, अनुकरण यानी कि वो रट रहा है, उसे फॉलो कर रहा है, तो ये भी हमारा इस क्या कहते हैं सीटेट में नेगेटिव है। फिर है कि बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार की क्षमता नहीं है। ऐसा नहीं है, बच्चों के अंदर विचार की क्षमता जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है, तो ये नहीं है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। फिर क्या बचता है? फिर ये बचता चौथा कि बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं जानने के लिए कि किस प्रकार सोचते हैं। तो यानी कि जो बच्चे जो गलतियां करते हैं उसे टीचर को पता चलता है कि बच्चे हैं, तो बच्चों की जो थिंकिंग लेवल है, जो तर्क शक्ति है, जो चिंतन शैली है, वो किस प्रकार है। यानी कि बच्चे जो सीखते हैं और जो सोचते हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं। तो ये हमारा एक खिड़की का काम करता है या संसाधन के रूप में काम करता है। ठीक है, तो चौथा हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि जो आकलन होता है, जो बच्चों का हम आकलन करते हैं, तो वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। यानी कि जो आकलन होता है उससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, टीचरों ने पढ़ाया और बच्चों ने पढ़ा है। या फिर आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। यानी कि आकलन से जो अध्यापक है वो देखता है कि हाँ, बच्चों ने अधिगम को समझा है। यानी कि जो जैसे हमने किसी भी टॉपिक को पढ़ाया, फिर उससे संबंधित हमने तुरंत ही बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए, तो क्या हो गया, हमें उनका बच्चों का आकलन भी होगा कि बच्चों ने किस प्रकार से सीखा है और कितना सीख लिया है। तो उनका अधिगम को समझा है कि नहीं समझा है, हम ये भी देख लेते हैं। और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी हो जाती है कि जो हमने पढ़ाया है वो सही से पढ़ाया है कि नहीं, बच्चों को उन्हें समझा है कि नहीं, तो उनकी परिपुष्टि भी हो जाती है। या फिर आज के समय में केवल अंक की शिक्षा में महत्वपूर्ण है, या बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि सहपाठियों की तुलना में, तो तुलना तो इसमें करना ही नहीं है। और केवल, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और एकमात्र, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या एक ऐसी होती है, नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की पृष्ठ जो पेज संख्या है 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। यानी कि इस तरीके से जो बच्चों का जो ज्ञान है वो विद्यालय में ज्ञान के साथ जोड़ने से सक्षम बनाए। तो ऐसा क्या कहते हैं, इसमें शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए? तो बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित करना चाहिए शिक्षकों को, या फिर बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक के अध्याय को क्रमवार पूरा कराना चाहिए, या फिर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो इसका हमने CTET का गाइस मैंने पहले ही आपको लीक पॉइंट बता रखा है कि जिसमें बच्चे को प्राथमिकता दी जाए। तो कौन से ऑप्शन में दी जा रही है? दूसरे में, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बच्चों की अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर अगर जिसमें दिए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, वही इसमें शिक्षक की भूमिका क्या हो जाएगी? बच्चों को पर्याप्त अवसर देना। तो ये हो गई शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, क्योंकि इसमें बच्चे को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बच्चे हैं वो अपना अध्ययन कर रहे हैं और उसमें प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करने की आवश्यकता होती है? अन्य बच्चों के साथ उसकी तुलना करें, या बच्चों को नियंत्रण में रखें, या बच्चे को प्रेरित करें, या उसे डांटें। तो हमें क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता है। क्या? प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत है? यानी कि भावनाओं और अधिगम और अभिप्रेरणा से संबंधित इसमें से कौन सा है जिससे आप सहमत होंगे? तो पहला है कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती हैं, या सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, या सीखने के लिए अभिप्रेरित करने भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, या कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि हम कितने निपुण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी प्रेरणा और सीखने के साथ हमारी भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, वो बच्चे की कौन सी योग्यता का आकलन करते हैं गाइस? तो सही उत्तर की व्याख्या करने में, या सही उत्तर का निर्माण करने में, या सही उत्तर की पहचान करने में, या सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करने में। तो बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की किसका आकलन करते हैं? तो वो करते हैं कि सही उत्तर की पहचान करने में, बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं क्या? बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। इनमें से वह कौन सा तत्व है जो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो आनुवंशिकी संरक्षण, या मूल्य और विश्वासों का अर्जन, या एक संस्कृति की रीति और मानदंड को सीखना, या कौशलों का अर्जन। तो इनमें से कौन सा जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं गाई? तो वो है आनुवंशिक संरक्षण। यानी कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, क्या उनका संरक्षण होना, क्या कहते हैं, संचरण होना, क्या सामाजिकरण का उदाहरण है? तो नहीं है। ये आनुवंशिकता छोड़ के बाकी के हमारे जो तीनों ऑप्शन है वो हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया से शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता क्या है? जो सृजनात्मकता होती है तो वो क्या होती है? बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है, या बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, या फिर समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने तथा तैयार करने की योग्यता है, या सृजनात्मक दोषों से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होता है। तो सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता होती है कि हम एक ही वस्तु को, या एक ही चीज को, या एक ही वाक्य को हम कई तरीकों से देखते हैं। कैसे? कई तरीकों से देखते हैं, या कई तरीकों से हम उसे सोचते हैं। तो क्या हो रहा है? ये हमारा ज्ञान का अपसार हो रहा है। तो अपसार किस में आया है? तो ये आया है अपसारी समाधान। तो कैसा? अपसारी समाधान। तो इसका क्या हो जाएगा? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान को पहचानने तथा तैयार करने की योग्यता ही सृजनात्मकता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? यानी कि आज भी गाइस ये नॉर्मल सी बात है कि जो लड़के होते हैं वो तो अपने स्कूल गए और घर आ गए, घर आके अपने वीडियो गेम, मोबाइल या किसी में भी अपने सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़कियां क्या सुबह जाती हैं तब भी अपना कुछ ना कुछ मम्मी का अपना हाथ बटा के जाती हैं, लौट के आती हैं, फिर भी वो अपना काम फाम सब करने के बाद अपना मम्मी का हाथ भी बटाती हैं और साथ में अपना होमवर्क जो स्कूल का काम होता है वो भी करती हैं, और फिर उसके बावजूद भी लड़कियां आगे निकल जाती हैं। तो ये दिया है, तो इसमें ऑप्शन पहला है कि शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुके रहें, या फिर शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो, या बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहेंगे, या फिर उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षिका को करना चाहिए कि ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू कामकाज से जोड़ दिया जाए, या फिर घरेलू जीवन से जोड़ दिया जाए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी 2005 की जो एनसीएफ की जो पाठ्य रूपरेखा है गाइस, उसमें ही बताया गया है कि जो बच्चों का ज्ञान है वो बाहरी दुनिया से उन्हें जोड़कर क्या कहते हैं पढ़ाना चाहिए। किससे? उनके विद्यालय के ज्ञान को बाहर की दुनिया के साथ उन्हें जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जिससे उनका जो अधिगम है वो वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक प्रभावी कक्षा में, तो एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यय स्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। या फिर प्रभावी कक्षा में अब बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, या फिर बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है, या फिर बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें लगता है वैसा ही करते हैं। तो क्या होगा? तो इसमें शिक्षक को क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005 है, उसमें शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में बताया गया है। किसके कर्ता? सुगमकर्ता के रूप में। ठीक है, तो इसमें सुगमकर्ता कौन है? सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता, यानी शिक्षक से वो सहायता ले रहे। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या कहते हैं दूसरा, क्योंकि बच्चे अपने अधिगम को सुगम सरल बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता प्राप्त करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, बेस्ट आंसर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसका 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, यानी कि जो ज्ञान है उसके एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या है? शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान कर देगा, या फिर अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, या शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, या शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यय स्मरण को आसान बनाएगा। यानी कि एक बड़ा
ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, यानी कि जिसके बारे में बच्चे को जानते ही नहीं है उस भाग को क्या कहते हैं, बच्चों के साथ प्रस्तुत करना। तो क्या होगा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करना कठिन बनाएगा। क्या, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो उस चीज को समझने में बच्चों के लिए वो कठिन हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें कठिन नहीं बनाना, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जन करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो यह प्रश्न क्या दर्शा रहा है कि भाषा का विकास पर संज्ञान का प्रभाव पड़ता है, या क्या भाषा एक सतत प्रक्रिया या असतत प्रक्रिया है, यह प्रकृति और पोषण पर बहस है, या बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा है। तो ये कैसा है, तो यह किस प्रश्न, जो ये क्वेश्चन है वो किस आवश्यकता को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि भाषा के विकास का संज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। किस पर, संज्ञान पर भाषा विकास का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। जो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन होता है तो वो क्षमता का विकास अवस्थाओं की कौन सी अवस्था का विशेषता है गाइस, कौन सी अवस्था की ये विशेषता है, अमूर्त। तो अमूर्त किस में होता है, मूर्त तो हो गया, संवेदी हो गया और पूर्व संक्रियात्मक हो, लेकिन जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और ये अवस्थाएं किसने दी है गाइस, तो ये अवस्थाएं दी है पियाजे ने। किसने दी है, पियाजे ने। और पियाजे ने किस पर गाइस क्या किया था, क्या कहते हैं, पियाजे ने किस पर अपने परीक्षण किए थे, तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कॉलवर की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत है। यानी कि एक बच्चा है वो कहता है कि अगर आप मेरे लिए यह काम करें तो मैं आपके लिए वह काम करूंगा। तो ये कॉलबर्ग ने जो नैतिक तर्कणा का सिद्धांत दिया है, तो वो बच्चा जो है वो किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, सामाजिक अनुबंधन विमुखी में आएगा, या फिर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखीकरण में आएगा, या सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण में आएगा, या दंड या आज्ञा पालन अभिमुखीकरण में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो बच्चा है वो कॉलबर्ग की नैतिक तर्कणा सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण में आएगा। किसमें, सामाजिक अनुबंधन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिवादी शिक्षा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र स्रोत हैं, या फिर प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है, या फिर प्रगतिवादी शिक्षा इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसमें क्या कहा है कि बच्चों को जब तक दंड नहीं दोगे तब तक बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये तो ऑप्शन सीधा गलत हो गया। फिर है कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना है। जब बच्चों को समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं तो बच्चों का समग्र विकास होता है। कैसा, समग्र विकास होता है और उनका चिंतन कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों की अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। यानी कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर कारण प्रस्तुत करने के लिए जब बच्चों की व्यक्तिगत राय को क्या लिया जाता है और व्यक्तिगत राय को प्रोत्साहित करते हैं तो हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम उनके विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, जिससे बच्चे का चिंतन कौशल और तर्क कौशल अच्छे से बढ़ जाता है और मानसिक कौशल जो होता है, मानसिक विकास होता है, वो बच्चों का अच्छी प्रकार से बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो इनमें से वह कथन कौन सा है जो कि बच्चे का विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो वो पहला है कि अधिगम विकास के पीछे रहता है, या विकास अधिगम से स्वतंत्र है, या अधिगम और विकास समानार्थी परिभाषित शब्द है, या अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो अधिगम और विकास है वो जटिल तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, अंतर संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो पहला है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, या विकास संशोधन योग्य होता है, या विकास जीवन पर्यंत चलता है, या विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। विकास संशोधन योग्य है तो ये भी सही है, लेकिन केवल, तो जो केवल आ गया ये होता है हमारा हमेशा निगेटिव, और इसमें निगेटिव ही पूछा है, तो हमारा आंसर हो गया इसका सही पहला। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना। तो ये सही है, क्योंकि इसमें बच्चे को अपनी स्वयं की समझ यानी कि बच्चे को बीच में रखा गया है। फिर है कि शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंड का आकलन करना। तो मानक मापदंड ये नेगेटिव में पहुंच गया। फिर है कि शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। तो बल और नियंत्रण, तो ये भी क्या कहते हैं, निगेटिव हो गया। ठीक है गाइस, ये भी निगेटिव हो गया। फिर है कि शिक्षक बच्चे के व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब भी उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो ये पुरस्कार भी निगेटिव हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इनमें से वह कौन सा कथन है जो बुद्धि के बारे में सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो पहला है कि बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली, उदाहरण प्रक्रमण की गति और संवेदी विभेद आदि है। या फिर बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। यह बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। यह बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। तो बुद्धि के बारे में सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि जो बुद्धि होती है वो बहुआयामी होती है। क्योंकि हम किसी एक तरीके से तो नहीं सोचते ना, हम किसी भी चीज़ को बहुत तरीकों से सोचते हैं। यानी कि जिस चीज़ को मैं किसी और चीज़ के से संबंधित करके सोच रही हूँ, आप उसी चीज़ को दूसरे तरीके से सोचोगे। तो हर कोई क्या कहते हैं, बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी होती है और इसमें बहुत पहलू निहित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। यानी कि जो लिंग जेंडर पक्षपात की ओर क्या कहते हैं, संकेत करता है कि स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं के सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध या फिर आनुवांशिक विभिन्नताओं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद होता है, या अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच भिन्नताओं को स्वीकृति या सांस्कृतिक अभिवृत्ति के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कियों और लड़कियों में भिन्न व्यवहार। तो जो भिन्न व्यवहार होता है वो लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। क्या लड़के और लड़कियों में अलग अलग तरीके से व्यवहार करना ही लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो पहला है कि उन्हें याद कराने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी पुस्तक में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे, या फिर आप उन्हें कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, या बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी होगी, या फिर माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगवाने को नम्रता पूर्वक कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि समान आयु के बच्चों की आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। तो विद्यालय की भूमिका होती है कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें, या फिर बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करने चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, या यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने के अवसर मिले। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें दिया गया है कि बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास करने का अवसर मिले, और जिसमें अवसर मिल रहा है तो वो बच्चे को प्राथमिकता दी जा रही है और बच्चे को केंद्र में रखा जा रहा है, बच्चे को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। आगे तो गाइस, हमारी जो मॉक टेस्ट की सीरीज है 30 की, वो हमारी यहीं समाप्त होती है। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई अच्छा लगता है और समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।